अब तो नावफा होगी और नावफा की बात होगी, अब तो नावफा होगी और नावफा की बात होगी, अब होगी मोहब्बत जिससे भी पेपर के बाद होगी। हेलो ब्रियन, मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से जारी रखेंगे। तो बहुत दिनों से मेरे बहुत सारे भाई लोग के कमेंट आ रहे थे कि भैया हिंदी में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जिसको पढ़कर हम 95 नंबर हिंदी में स्कोर कर सकें, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदी का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और अगर हम एक एक चैप्टर को पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा टाइम हो जाएगा और हम अपने अदर सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, है ना। तो उसमें नंबर कम हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें टॉपर बनना है तो हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना होगा, है ना। तो ऐसे में फिजिक्स और मैथ का या कहें तो फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस सब का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इसमें हम हिंदी में इतना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हम कम समय पढ़कर भी हिंदी में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं अगर हमें पता हो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आपको ऐसे ही टॉपिक्स बताने वाले हैं, सिर्फ 20 टॉपिक आपको ऐसे बताने वाले हैं जिसे पढ़कर आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो हिंदी में, ठीक है। और ये मैं पूरे हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हिंदी में आपका चाहे गद्य, पद्य, साहित्य हो, जीवन परिचय हो, कहानी खंड का व्याकरण हो, संस्कृत खंड या पत्र लेखन, निबंध लेखन, कुछ भी हो, ठीक है। मैं पूरे हिंदी की बात कर रहा हूँ, आपका पूरा हिंदी इसी 20 टॉपिक्स में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, कॉपी कलम लेकर बैठना भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, याद रखना ये पूरे बुक का निचोड़ है, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है पूरे बुक का, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है, कुछ भी नहीं छूटा है और इसके बाहर कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है। इसके बाहर कुछ आएगा भी नहीं और इतना ही पढ़ना है, आपको 95 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि हिंदी का पेपर जो है वो 100 नंबर का होता है। इसमें जो है प्रैक्टिकल के नंबर आपको नहीं मिलते हैं, आपको 100 के 100 नंबर लिखना ही रहता है। तो ऐसे में आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा तेज होनी चाहिए और अच्छी भी होनी चाहिए, है ना। तो एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आप अपनी हैंडराइटिंग कैसे सुधार सकते हैं और कैसे तेज कर सकते हैं, है ना। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और फिर या फिर आप चैनल पर जाकर देख लेना, ठीक है। तो वहाँ से आप अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके मैंने बताए थे जिससे आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप देख लोगे तो हिंदी जैसे सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी अच्छे नंबर स्कोर करने में। चलिए हम फालतू की बात बिना करते हुए शुरुआत करते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। खंड देखो, जो आपका हिंदी है 2 पार्ट में डिवाइड है, एक खंड का और एक खंड खा, और दोनों ही जो है 50-50 नंबर के हैं। यानी खंड का भी 50 नंबर का है और खंड खा भी 50 नंबर का है, यानी दोनों मिलाकर कितने नंबर का हो जाएगा? 100 नंबर का। पूरा हिंदी आपका जो है 100 नंबर का हो जाएगा। खंड का 50 नंबर का, खंड खा भी 50 नंबर का, ठीक है। और जो है बहुत ही ज़्यादा आसान है दोनों खंड, ठीक है। तो आपका खंड का में क्या आ जाता है? खंड का में सबसे पहले आपका आ जाएगा हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न कहाँ से आएंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न आपके आएंगे गद्य पद्य साहित्य के इतिहास से। कहाँ से? गद्य पद्य के एमसीक्यू से पूछे जाएंगे। गद्य पद्य एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, 10 नंबर के। 5 आपको गद्य के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, 5 आपके पद्य के एमसीक्यू, सब एक एक नंबर के होंगे, यानी यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो आपको गद्य के इतिहास में सबसे पहले गद्य के इतिहास में आपको शुक्ल और शुक्लोत्तर युग या तैयार करना है, ठीक है। शुक्ल और शुक्लोत्तर युग कब से कब तक रहा, इसके महत्वपूर्ण लेखक कौन से रहे, उनकी रचनाएं, और साथ ही साथ शुक्ल और शुक्लोत्तर युग की पत्रिकाएं, और ये सब हम पढ़ा चुके हैं। आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पर, यार जाकर देख लेना, ठीक है। और उसके बाद में विधाएं की बात करें तो निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना, ये सारे आपको विधाएं तैयार करनी है हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत। पहला निबंध कौन सा था, पहला उपन्यास, पहली कहानी, आलोचना, है ना। प्रसिद्ध जो लेखक है उनके निबंध, कहानी, उपन्यास, आलोचना, ये सभी तैयार करना है, ठीक है। और लेखक भी तैयार कर लेना, ठीक है भाई। चलिए अगला आता है काव्य साहित्य का इतिहास। यहाँ से भी हमें 5 नंबर मिलते हैं और यहाँ पर हमें आधुनिक युग पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है हमें? आधुनिक युग। आधुनिक युग में ही सारा युग हमारे आ जाते हैं, सारे युग जो भी हमारे 1868 के बाद के युग थे वो सारे आधुनिक युग में आते हैं, ठीक है। यानी भारतीय युग हो गया हमारा, द्विवेदी युग हो गया, क्षयवाद युग, प्रगतिवाद युग और नई कविता, ये सारे हमारे आधुनिक काल में आ जाएंगे। यानी इसमें आपको सारे युग पढ़ने हैं, ठीक है। और हम सभी ये सब पढ़ा चुके हैं, 2 क्लास में हमने बताया था एक गद्य का, ठीक है। एक बार मैं फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है, एक बार मैं फिर से पढ़ा दूंगा। चलिए अगला कौन सा? गद्यांश, महत्वपूर्ण गद्यांश। अब यहाँ से आपके कितने नंबर मिलते हैं? गद्यांश से आपके 10 नंबर पूछे जाते हैं। अब ये जो है इसकी टेंशन मत लो, क्योंकि अब जो मैं कहने वाला हूँ उससे आपकी टेंशन एकदम टेंशन मुक्त हो जाओगे आप उससे, ठीक है। क्योंकि देखो एक बात बताओ, गद्यांश आता है 10 नंबर का आता है ना। इसमें पूछता क्या है? 3 चीज़ें पूछता है। नंबर 1 संदर्भ, ठीक है। क्या क्या पूछता है? संदर्भ, ठीक है। दूसरा नंबर पूछता है व्याख्या, और तीसरा नंबर पूछता है कुछ प्रश्न जो कि आपको जो गद्यांश दिया जाएगा उसी में छुपा रहता है, उसी में उसका उत्तर छिपा रहता है। अब मुझे बताओ, क्या आप इतने भी नादान हो कि आप संदर्भ नहीं लिख सकते किसी पाठ का? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। अब देखो कुछ लोग बताएंगे भैया हम पढ़ेंगे नहीं तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, कैसे पहचान पाएंगे? मैं आपको कुछ कीवर्ड बताऊंगा, मैं आपको कुछ कीवर्ड बता दूंगा सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में, जिससे आप जो है तुरंत देखकर पहचान जाओगे बिना पढ़े कि ये किस लेसन का है गद्यांश, ठीक है। और आप इसका संदर्भ तुरंत ही लिख दोगे, ठीक है। तो संदर्भ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। संदर्भ लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पाठ का नाम और लेखक का नाम नहीं तैयार कर पाओगे, जो आपके बुक में है 5-6, है ना, तैयार कर लोगे ना, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या आता है? व्याख्या। तो देखो व्याख्या कोई भी रटकर नहीं जाता है, सभी लोग अपने मन से ही लिखते हैं। और मैं आपको ऐसे ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको कोई भी गद्यांश की व्याख्या लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तीसरा हमारा क्या आ जाता है? प्रश्न। ये जो प्रश्न दिए होते हैं ना उसी गद्यांश में ही दिए होते हैं, ठीक है, उसी गद्यांश में मिल जाएंगे आपको। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पाठ पढ़ने की जरूरत है। अब सोच लो कि बिना पाठ पढ़े ही आपको 10 नंबर मिल रहे हैं। कैसे? संदर्भ से बिना पाठ पढ़े लिख लोगे, प्रश्न बिना पाठ पढ़े लिख लोगे क्योंकि उसी में दिया रहेगा, व्याख्या व्याख्या आप तो बनाकर लिख दोगे, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है ना, ताकि 1 नंबर भी ना कटे, ठीक है। तो बिना पढ़े 10 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, फिर भी पढ़ा दूंगा,
ठीक है। अगला देखो, तो इसमें जो है आपको 3 लेसन से तैयार मतलब पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। इसी 3 में से गद्यांश आ भी जाएगा, इसी 3 में से गद्यांश आएगा आपका। कौन कौन सा? राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल और भाषा और आधुनिकता। याद रखना अथवा में आता है तो आपको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है। आपको अथवा में एक ना एक, इसमें से एक ना एक मिल जाएगा, एक ना एक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अगला कौन सा हमारा? महत्वपूर्ण पद्यांश। अब इसमें आपको 5 चैप्टर से आपको तैयार करना है और इसी में से जो है आपके सारे पद्यांश मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है भैया। हाँ, सब्सक्राइब कर लेना जो भाई, जो लोग नए आ रहे हैं चैनल पर, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, ठीक है। वीडियो लाइक करो नहीं करो उससे मुझे मतलब उससे कोई मतलब नहीं है, आप तक क्लासेस पहुँचे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपका पवन दूतिका और केकेई का अनुताप और श्रद्धा मुनि, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इसे भी जोड़ सकते हो गीत महादेवी वर्मा का और नौका विहार, ठीक है। ये सभी जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 लेसन है, सिर्फ आपको 5 लेसन तैयार करना है यही, ठीक है। सिलेबस में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये से टॉपिक्स बता रहा हूँ जो आपको मिल ही जाएंगे, मतलब कन्फर्म टॉपिक है। जैसे ये भी अथवा में करके आता है, तो एक आपको मतलब कि जो 5-6 लेसन मैंने छोड़ दिया है उसमें से आएगा, तो एक अथवा में से एक इसमें से पक्का आएगा, पक्का 101% पक्का इसमें से आ जाएगा अथवा में, ठीक है। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला कौन सा आता है? लेखक का साहित्यिक परिचय। लेखक का साहित्यिक परिचय अगर देखा जाए तो आपकी बुक में जो 6 लेखक हैं, लगभग 6 लेखक हैं गद्यांश में, लेखक की बात कर रहा हूँ। साहित्यिक परिचय 2 तरीके से हो जाता है, एक लेखक का और दूसरा कवि का। तो आपके 6 लेखक हैं, 6 में से अगर आप सीरियल वाइज शुरुआत से 3 तैयार कर सकते हो तो भी उसी में से आ जाएगा, नीचे से 3 तैयार कर सकते हो तो भी आ जाएगा, लेकिन मैं उसमें से एक ना एक आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा बताने वाला हूँ कि इन 3 में से आपको 2 मिल जाएगा, इन 3 में से आपको 2 भी मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो वासुदेव सर्गल वाला बेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला बेरी 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 जितना लिखे उतना बार कम है, ठीक है। तो इन दोनों को बिल्कुल मत छोड़ना, ऊपर वाले को, इसमें से एक ना एक मिल जाएगा। और हाँ, मतलब एक इसे भी तैयार कर लेना, ठीक है। हमको रिस्क नहीं लेने का है ना, तो इसे भी तैयार कर लेना, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। अब देखो अगला कौन सा? कवि का साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय 2 तरीके से पूछा, लेखक का और दूसरा कवि का। तो कवि में आपको 3 तैयार करना है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स से बताऊंगा, कि आप कैसे तैयार कर सकते हो। जैसे मैथिली षटगुप्त का है, दूसरा है जयशंकर प्रसाद का। अब मैथिली षटगुप्त और जयशंकर प्रसाद का आपको याद ही होगा, है ना, आपने पढ़ा है। रामधारी सिंह दिनकर का भी पढ़ रखा है, यानी आपको याद ही होगा पहले से, बस आपको थोड़ा सा लिखने की जरूरत है। हाँ, कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि भैया इसमें साहित्यिक परिचय पूछता है, जीवन परिचय। मैं बता दूं साहित्यिक परिचय पूछता है, लेकिन आपको जीवन परिचय भी थोड़ा लिखना होता है। आप क्या करोगे? आप 30 से 40 वर्ड में जो है जीवन परिचय लिखोगे। पहले क्या लिखोगे? जीवन परिचय, ठीक है, 30 से 40 वर्ड में। बस उसमें इतना लिखना है, कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ, माता पिता और मृत्यु, ठीक है। शिक्षा भी लिख लेना, ठीक है। उसके बाद में आप जो है साहित्यिक परिचय में इनका पूरा लिखोगे, साहित्य में इनका क्या योगदान रहा, कौन कौन सी रचनाएं लिखी। उसके बाद में कुछ रचनाएं भी, नाम भी लिख दोगे रचनाओं के। बस इतना सा आपको करना है, ठीक है। बस 80 वर्ड में आपको लिखना रहता है, 80 वर्ड में, बस 80 शब्द में आपको लिखना रहता है ना। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तैयार करना है ना, बस छोटा सा तैयार करना है। और आप लोगों ने इन तीनों को तो पढ़ ही रखा है, पहले ही पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा और ट्रिक से बताऊंगा कि 1 मिनट में याद हो जाएगा। ऐसा ट्रिक कि 1 मिनट में कैसे, सुनो। अब जैसे मुझे रामधारी सिंह दिनकर का जो है पूरा जीवन परिचय लिखना है, तो कैसे लिखोगे? ठीक है, ये गाना आप याद रखना, ठीक है। सन 1908 से मेरिया, जिला मुंगेर, बिहार, प्रकट हुए साहित्य जगत में दिनकर जी मानव तनहार, BA पास किया पटना से, ज्ञात हुआ कविता का सार, रचे रेणुका और रसवंती, कुरुक्षेत्र बापू हुंकार। तो इस तरह जो है मैं सभी लेखकों की पूरा साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचनाएं बता दूंगा, ठीक है। इस तरह मैं बता दूंगा, इससे आप कभी नहीं भूलोगे और आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह की अमेजिंग क्लास यहाँ पर आती रहती हैं। अगला कौन सा हमारा? कहानी। अभी जो कहानियाँ हैं यहाँ पर आपकी बुक में लगभग 4 से 5 कहानियाँ दी गई हैं, ठीक है। आपको इसमें क्या होता है, ये कहानी दी जाती है, उसे आपको पढ़ना होता है और कहानी में कुछ मतलब हुआ क्या पूरी कहानी में, उसका सारांश बोले तो समरी, ठीक है, समरी आपको लिखना रहता है, ठीक है। उसका सारांश लिखना होता है और कभी कभी उद्देश्य पूछ लिया जाता है कि इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो सारांश और उद्देश्य पूछ लिया जाता है, ठीक है। और 3 कहानियों को आपको सारांश और उद्देश्य तैयार कर लेना है और यही 3 जो है हर साल पूछी जाती हैं, यही 3 हर साल पूछी जाती हैं। इसमें से जो 2 ऊपर वाली है बहादुर और पंचलाइट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे जब इसको पढ़ाएंगे, गुलरी काकी मुंदरी काकी, है ना, बहादुर, ध्रुव यात्रा, ठीक है। सारे बहुत हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से बताएंगे। पंचलाइट और बहादुर तो हम पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। अब ध्रुव यात्रा कल पढ़ा देंगे, ठीक है, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो कहानियों में आपको ये 3 कहानियां तैयार करना। खंडकाव्य में आप अपने जिले का नाम कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक है। खंडकाव्य में आप क्या करो, अपने जिले का नाम कमेंट करो, क्या करो, अपने जिले का नाम कमेंट करो, क्योंकि हर एक जिले का जो है अपना एक अलग खंडकाव्य होता है, ठीक है। तो आप अपने जिले का नाम कमेंट करो, मैं बता दूंगा। जैसे मैं गोंडा का हूँ तो मुझे त्यागपति तैयार करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने जिले का नाम कमेंट करना है, मैं तुरंत ही रिप्लाई दे दूंगा। जैसे आप कमेंट करोगे उसके 5 मिनट बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपको कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है, ठीक है। PDF भी दे दूंगा, ठीक है, साथ में आप पढ़ लेना, ठीक है, वरना मैं मतलब वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पर। देखो अगला, अब यहाँ से हमारा शुरू होता है खंडखा। यहाँ तक हमने जो ऊपर बताया वहाँ से आपको 50 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने कुछ नहीं बताया है, बस क्या बताया है कि आपको गद्यांश पद्यांश में क्या तैयार करना है। मैंने 2 वीडियो दे दी है गद्यांश पद्यांश पर जो मैंने बताया है। उसके बाद में
सॉरी गद्य पद एमसीक्यू में, और गद्यांश पद्यांश में मैंने बताया गद्यांश तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस संदर्भ में ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। संदर्भ आप तैयार ही कर लोगे भैया, संदर्भ कोई बड़ी बात नहीं है, व्याख्या बनाकर लिख दोगे, मतलब बहुत ही अच्छी ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में जो है प्रश्न तो उसी गद्यांश में मिल जाएंगे। पद्यांश में बस आपको 3 से 4 चैप्टर तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में साहित्यिक परिचय बस 3, और ये गाने के तरीके से बता दूंगा ना, मैं गाना बता दूंगा, साहित्यिक परिचय नहीं, आपको गाना याद करना है, और गाना तो कभी भूलोगे नहीं। उसके बाद में कहानी आपको 3 तैयार करना है, खंड काव्य अपने जिले के अनुसार बस एक खंड काव्य, बस एक ही खंड काव्य आता है, ठीक है, बस ये तैयार कर लेना। उसके बाद में खंड का वहाँ यहाँ तक हमारा 50 नंबर का हो गया, खंड का भी हमारा 50 ही नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो सबसे पहला है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत खंड शुरू होता है। संस्कृत खंड जो पूरा है ये हमारा 14 नंबर देकर जाता है। कितने नंबर? 14 नंबर देकर जाता है। 7 नंबर हमारा संस्कृत का गद्यांश देता है, 7 नंबर हमारा संस्कृत का पद्यांश देता है। अब मैं एक बात बताता हूँ, आपको संस्कृत व्याकरण कुछ भी नहीं पढ़ना है। जैसे आप अगर साहित्यिक हिंदी ले हैं तो ही पढ़ना है, नहीं तो आपको संस्कृत व्याकरण कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस आपको गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश तैयार करना है। गद्यांश के लिए ये 4 पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जातक कथा, संस्कृत भाषाएं महत्तम, महामना मालवीय, पंचशीला सिद्धांता, ये 4 चैप्टर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से तैयार कर लेना, मैं आपको सारे पढ़ा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपने कभी संस्कृत ना भी पढ़ा होगा तो एक बार में सुनकर आपको याद हो जाएगा, सिर्फ सुनकर आपको याद हो जाएगा। इस तरह पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो मैंने संस्कृत नहीं पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो भैया, श्लोक है, 7 नंबर मिलते हैं और सिर्फ एक चैप्टर पढ़ लो, बस एक चैप्टर कौन सा? सुभाष रत्नान। इसी में 14 से 15 श्लोक हैं, बस वही तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद में आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, यानी समझ लो 7 मिनट में 7 नंबर पक्के हो जाएंगे, 7 मिनट में 7 नंबर, ठीक है। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पर हाँ रिस्क नहीं लेना है, तो आप इसीलिए एक और चैप्टर तैयार कर लेना, जातक कथा, क्योंकि इसमें भी 2 श्लोक आ जाते हैं लगभग, ठीक है। इसमें भी लगभग हाँ ऐसे ही है, ठीक है। अभी मैंने पढ़ाया नहीं जातक कथा तो इसलिए मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो आपको 2 चैप्टर तैयार कर लेना है, ठीक है। 2 चैप्टर तैयार कर लेना, सुभाष रत्नानी और जातक कथा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है सुभाष रत्नानी से ही पूछा जाता है, 99% चांस है कि इसी में से ही पूछा जाएगा, ठीक है। 99.99%। बस कभी कभार ही होता है कि अलग चैप्टर से पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला कौन सा? यहाँ से अब देखो व्याकरण हमारा, ये भी जो है थोड़े बहुत एमसीक्यू में आते हैं, थोड़ा हमको लिखना भी रहता है, ठीक है। एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, लिखना भी रहता है, ठीक है। दोनों तरह के आते हैं। पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा सारे, ये मैं एक क्लास में करवा दूंगा, वरना आप चैनल पर जाओ, आप देखना व्याकरण 1 शॉट वाली वीडियो, व्याकरण 1 शॉट, एक क्लास में पूरा ये सारे टॉपिक जो मैंने बताया यहाँ पर खत्म किए हैं। देखो सबसे पहले मुहावरे एवं लोकोक्ति, सारे 2 नंबर के हैं। अपठित गद्यांश ये 10 नंबर का है। अपठित गद्यांश जैसे आपका इंग्लिश में होता नहीं अनसीन पैसेज, वैसे हिंदी में आपका होता है अपठित गद्यांश। शब्दयुग्म, शब्दार्थ, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ क्या होता है? जैसे 9 2 11 होना, उसका मतलब होता है भाग जाना, ये आता है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ में, ठीक है। इस तरह अपठित गद्यांश में आपको कोई पैसेज दिया जाता है, कोई आपको गद्यांश दिया जाता है, उसके पढ़कर आपको उसके प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए होते हैं, उसके प्रश्न को उत्तर देना होता है, ठीक है। तीसरा था आपका शब्दयुग्म, इसमें क्या होता है? 2 एक ही तरह के शब्द होते हैं जिनका अर्थ अलग अलग होता है। शब्दार्थ, उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जिस सुनाई ना दे बहरा, जो पढ़ा लिखा ना हो निरक्षर, जो पढ़ा लिखा हो साक्षर, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, है ना, जिसका पति मर गया हो विधवा। तो इस तरह का जो है जो चैनल सब्सक्राइब ना करे ठीक है। तो इसीलिए जो है मतलब इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं। और ये 15 नंबर क्वेश्चन वाक्य संशोधन, ये तो सबसे ज़्यादा आसान है, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या पूछा जाता है? जैसे मैं घर गए, इस तरह पूछ लिया जाएगा, ठीक है। गए, बस आपको यहाँ पर गया करना है, ठीक है, इस तरह पूछ लिया जाता है। या फिर जैसे कि लिंग परिवर्तन कर सकता है, या फिर कुछ वाक्य भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे कि सभा में अनेकों नेता उपस्थित हुए, सभा में अनेकों नेता उपस्थित हुए, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको लगेगा तो नहीं कि ये गलत है, पर यह वाक्य गलत है, क्योंकि कभी अनेकों नहीं लिखा जाता, सिर्फ अनेक लिखा जाता है। तो इस तरह होता है क्वेश्चन, ठीक है। पर जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। अगला कौन सा? हमारा रस, रक्षण अलंकार, ये तीनों मिलाकर 6 नंबर के हैं जो आपको लिखना है, ठीक है। रस में आपके बहुत सारे रस हैं, ठीक है, लगभग 5 रस हैं, एक शांत रस भी है इसमें, ठीक है। पर उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा यही सारे पूछे जाते हैं। पर भैया अब अगर आप बोलते हो कि हाँ शांत रस भी पढ़ा दो, मैंने पढ़ा दिया है, मैंने रस अलंकार पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने रस, छंद और अलंकार तीनों एक क्लास में पूरा पढ़ा दिया है। चैनल पर जाना, बस इसी के नीचे, इस वीडियो के नीचे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बस चैनल पर जाना, लेटेस्ट वीडियो अभी मैंने कल ही पढ़ाया रस अलंकार पूरा एक वीडियो में, ठीक है। तो वहाँ से मिल जाएगा आपको कौन कौन से रस हैं जो आपको तैयार करना है। श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस और वीर रस, ये 4 रस आपको तैयार करने हैं, ठीक है। ये 4 रस आपको तैयार करने हैं। छंद में आपको 3 छंद तैयार करने हैं, दोहा, सोरठा और चौपाई, ये 3 छंद तैयार करने हैं, मैंने पढ़ा दिया है। वीडियो आपको मिल जाएगा, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आपने वहाँ से देख लेना, ठीक है। छंद में दोहा, सोरठा और चौपाई, ये 3 छंद पढ़ना है। अलंकार में बहुत सारे अलंकार हैं, ठीक है, बहुत सारे अलंकार हैं। बस आपको यमक रूपक अनुप्रास और यमक ये हो गया, और उपमा रूपक उत्प्रेक्षा ये हो गया, ठीक है। ये आपने 9th में पढ़ा था, ये आपने 10th में पढ़ा था, और दोनों मिलाकर आपने 11th में पढ़ा था। अब सब मिलाकर आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। अब सब मिलाकर आपको 12th में पढ़ना है, ठीक है। तो आप चैनल पर जाना, अलंकार की वीडियो आपको मिलेगी, वहाँ से देख लेना, मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने अलंकार पूरा पढ़ा दिया है। चलो अगला कौन सा है? पत्र लेखन। पत्र लेखन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है,
मैं आपको बस 3 पत्र बता दूंगा, 3 पत्र, बस यही 3 पत्र आपको एग्जाम में इसी 3 में से आ जाएगा। और इन तीनों में से अगर आप 2 भी तैयार कर लोगे तो एक ना एक मिल ही जाएगा, ठीक है। पहला कौन सा है? नियुक्ति आवेदन पत्र, ठीक है। नियुक्ति आवेदन पत्र क्या होता है? अगर आपको किसी स्कूल में जो है, किसी विद्यालय में आपको टीचर के रूप में काम करना है, शिक्षक के रूप में कार्य करना है, तो उसके लिए आप एक पत्र लिखते हो, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। और या फिर आपको किसी जो है किसी कंपनी में काम करना है, जॉब लेना है, उसके लिए आप नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखते हो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कौन सा है? बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। इसमें जो आप बैंक से ऋण मांगते हो अपने कोई भी व्यवसाय जो है शुरू करने के लिए, या फिर जो है अपनी उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है। 2 कंडीशन है यहाँ पर। उसके बाद में तीसरा कौन सा? अपने नगर या गांव की साफ सफाई के लिए संबंधित अधिकारी या नगर निगम अधिकारी को या डीएम को लिखते हो कि हमारे यहाँ की सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, नालियों में पानी भरा हुआ है ना, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, तो इन सब मुद्दों पर लिखते हैं। तो ये 3 पत्र बस हैं, ठीक है। मैं आपको एक क्लास में बता दूंगा सारे, ठीक है। ये सब मैं करवाऊंगा भी, ठीक है। ये सब मैं करवाऊंगा भी, ठीक है, अच्छे से, ठीक है भैया। कोई जाना नहीं, बस आखिरी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद में अभी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताएंगे, ठीक है। अगला कौन सा? देखो निबंध। निबंध भैया कितने नंबर का आता है? 9 नंबर का आता है। 9 नंबर का आता है, 2 नंबर रूपरेखा का, 7 नंबर आपका लिखने का, ठीक है। निबंध मैंने सारे एक क्लास में जिस तरह बताए थे मैं इस बार भी बता दूंगा, ठीक है। एक क्लास में आपको इस तरह भी बताएंगे, जैसे आप अगर कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाता है कि आप पढ़कर नहीं जाते तो आप कैसे लिखोगे, और पूरे 9 के 9 नंबर जो है, 9 के 9 नंबर आप निबंध में कैसे ला सकते हो, ठीक है। ये भी बताएंगे साथ में, ठीक है। चलो ठीक है। तो आपको कौन कौन से निबंध तैयार कर लेने हैं, इतने आपको मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार कर लो, ये आप तैयार ही कर लो, ठीक है। इसके बाहर नहीं आएगा। ऐसा भी हुआ है कि मैंने ये पिछले साल बताया था, इसमें से जो है 3 आ गए थे, 3 मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर में 3 आ गए थे, ठीक है। और एक भी आ जाएगा आपका कम बन जाएगा, है ना। 2 से 3 आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में यहीं से मिल जाएगा। कौन कौन सा? पहला पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महा इंपॉर्टेंट, क्या लिख सकते हैं? महा इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। दूसरा है भारत में बेरोजगारी की समस्या। तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान। इसमें से जो विज्ञान वाला है ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी मत छोड़ना, ठीक है। ऊपर के तीनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो कभी मतलब कतई छोड़कर मत जाना, ठीक है। चलिए, तो मैंने सारे बता दिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो एकदम फिक्स हैं, जिनको आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि जब एग्जाम आएगा उस समय पढ़ेंगे, ठीक है। आपको अभी से शुरू कर देना पढ़ना, और जो है 2 दिनों के अंदर आप इसको खत्म ही कर लो, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक हैं? लेखक का साहित्यिक परिचय, ठीक है, मतलब मैंने बता दिया है, वहीं आएगा। 101% सच है, 101% एकदम फिक्स है, जो मैंने बताया वहीं आएगा। साहित्यिक परिचय, ठीक है, सॉरी कवि का साहित्यिक परिचय, ये भी वहीं आएगा, ठीक है। आप लोग जानते ही होंगे कि हाँ वहीं आएगा। कहानी, 3 कहानियाँ बताई, 3 कहानियाँ आपको तैयार कर लेना, उसी में से आ जाएगा। सारांश और उद्देश्य तैयार कर लेना, ठीक है। उसके बाद में खंडकाव्य आपको एक ही तैयार कर लेना है, और फिक्स है कि वहीं एक हर साल आता है, कोई 2 राय तो उसमें है नहीं। संस्कृत का पद्यांश यानी श्लोक, ठीक है। गद्यांश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि गद्यांश थोड़ा सा बड़ा है, उसमें कोई कंफर्म नहीं कौन सा गद्यांश आएगा, पर मैंने चैप्टर बता दिए कि हाँ इस चैप्टर से आ जाएगा। पर पद्यांश जो है श्लोक में एक ही चैप्टर है, सिर्फ एक ही चैप्टर आपको पढ़ना है श्लोक के लिए, 7 नंबर के लिए, ठीक है। रक्षण अलंकार आपको फिक्स ही मैंने बता दिया, फिक्स ही है कि आपको कौन सा पढ़ना है, ठीक है। रस में आपको कौन सा पढ़ना है? रस में मैंने बताया नहीं, वीर रस, हास रस, करुण रस, और एक था श्रृंगार रस, ठीक है। छंद में मैंने बताया दोहा, सोठा, चौपाई। अलंकार में अनुप्रास, यमक, उसके बाद में ऊपर उत्प्रेक्षा, ये सारे बताए, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का, ये भी 5 ही नंबर का, ये भी 5 नंबर का, ये 7 नंबर का, और फिर ये 6 नंबर का, ठीक है। इस तरह पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी टॉपिक्स हमने बताए आपने अच्छे से नोट कर दिया होगा, वरना पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, और भी किसी सब्जेक्ट का आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना है तो उसके लिए कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और हाँ, जब इस वीडियो पर 500 लाइक हो जाएगा ना, जब इस वीडियो में 500 लाइक हो जाएगा, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। जब इस वीडियो पर 500 लाइक हो जाएगा तो जितना मैंने ये बताया पूरा हिंदी, ये एक क्लास में बता दूंगा। एक क्लास में 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, कोई मतलब नहीं है। एक दिन निकाल कर आप पूरा हिंदी पढ़ लेना, ठीक है। जिस दिन 500 लाइक पूरे हो जाएंगे इस वीडियो पर, 500 लाइक उस दिन जो है मैं बना दूंगा, ठीक है। उस दिन मैं वीडियो बना दूंगा इस पर, ठीक है। पूरा हिंदी एक क्लास में 4 से 5 घंटे का, ठीक है। कितने भी लगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में जितने भी हमने टॉपिक बताया, अगर आपने इसे अच्छे से तैयार कर लिया तो यकीन मानो कि आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो इसलिए इन सारे टॉपिक्स को नोट कर लेना। तैयार करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना, इसी चैनल पर जाना है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में वीडियो आपको मिलती रहेंगी। रचना अलंकार और व्याकरण के सारे टॉपिक्स हमने पढ़ा दिए हैं, जो मैंने पढ़ा दिया जाकर देख लो चैनल से, जो बाकी है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नए मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, टाटा, बाय, अपना ख्याल रखना।